डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम अप्लाई करेंगे CFT, लेकिन कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ मेटल और इससे 4 लिगेंड अप्रोच किए, 1 2 3 4। ये यहाँ पर बताया मैंने आपको डायग्राम में। ये रहेगा बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और इससे 4 लिगेंड अटैच है। ठीक है, एक ये वाला, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ध्यान से देखिएगा। अब ये तो आपको पता है क्या इसका बॉन्ड एंगल कितना रहता है? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। अगर नहीं याद हो तो याद कर लेना। ओके, अब देखिए जब यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, ठीक है, मतलब एक्सिस के थ्रू या फिर एक्सिस पर से लिगेंड तो अप्रोच नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। एक्स एक्सिस ये बता दिए बेटा हमने, वाई एक्सिस और इधर बता दिए हमने जेड एक्सिस। क्योंकि अगर यहाँ पर बॉन्ड एंगल या फिर ये जो एंगल बता रहे हैं आपको हम, ये अगर 90 डिग्री का होता तो लिगेंड जो है अलोंग द एक्सिस अप्रोच होता मेटल आयन से। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिगेंड जो है, ठीक है, एक्सिस के बीच में से, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच हो रहे मेटल आयन से। यहां मैंने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओके, और 4 लिगेंड अटैच है। ये एक लिगेंड, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। 4 ligands are approach to the central metal atom or central metal ion in a complex between the एक्सिस के बीच में से ये आकर लिगेंड अप्रोच हो रहे, किससे? मेटल आयन से। बराबर है, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये वाई एक्सिस है सर, और ये जेड एक्सिस है। एक्सिस के बीच में से लिगेंड आकर के अप्रोच हो रहे मेटल आयन से। ओके, मतलब यहां पर देखिए क्या इसमें जो है, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लेस रिपल्शन रहेगा एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्यों रहेगा लेस रिपल्शन? क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताया कि लिगेंड जो है अलोंग द एक्सिस मेटल आयन से आकर के अप्रोच हो रहे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव लेस रिपल्शन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव लेस रिपल्शन देन octahedral complex। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रिपल्शन ज्यादा क्यों हो रहा था? क्योंकि लिगेंड जो है मेटल आयन से आकर के अप्रोच तो हो रहे थे, लेकिन अलोंग द एक्सिस हो रहे थे। मतलब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर और मेटल आयन से, ठीक, मेटल आयन में जो d ऑर्बिटल है वो, उन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा था। एनर्जी लेवल इंक्रीज हुआ और उसकी वजह से रिपल्शन हुआ था। रिपल्शन जब हुआ था तो dx² माइनस y² और dz² वो हायर एनर्जी लेवल पर था, और dxy dyz dzx वो था लोअर एनर्जी लेवल पर, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से देखिएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, इस पर कुछ इंपैक्ट नहीं हो रहा। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ असर नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि लिगेंड जो है मेटल आयन से आकर के अप्रोच हो रहे, बिटवीन द एक्सिस हो रहे, ठीक है। जब बिटवीन द एक्सिस हो गए और इसकी स्टेबिलिटी पर और इसकी एनर्जी पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर हमने d ऑर्बिटल बता दिया सर, ये T2g और Eg जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर रहेगा Eg और ऊपर चला जाएगा T2g। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देखिए dx² माइनस y² और dz² है ना, यहाँ पर इसकी एनर्जी पर कोई मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि लिगेंड मेटल आयन से अप्रोच हो रहे बिटवीन द लिगेंड। अगर अलोंग द लिगेंड होते तो तब
ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो मैं आपको ऑर्बिटल्स बता रहा, ये ऊपर रहते थे, अभी यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल कम है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये है डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। अब डी ऑर्बिटल के 5 टाइप्स है सर। पहला इसमें डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये रहेगा बेटा T2G। और ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बेटा हमने यहाँ पर लगा लिए हैं बेरी सेंटर, ये रहेगा बेरी सेंटर। ओके, ये 0 बता दिया हमने। ठीक है, अब T2G से EG, इसको मैं बता देता हूं डेल्टा T, और ये भी क्या रहेगा बेटा डेल्टा T। ओके, ध्यान से देखिए, डेल्टा T, डेल्टा T। ओके, ये रहेगा यहाँ पर डेल्टा T और 10dq। ठीक है ना। तो देखिए बेरी सेंटर से इसका एनर्जी का जो डिफरेंस है EG का, ये रहेगा बेटा -0.6 डेल्टा T, और ये रहेगा बेटा +0.4 डेल्टा T। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं। देखो CFSE, ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि हमने T2G ऊपर क्यों बता दिया और EG नीचे क्यों बता दिया। अगर आपको रटना है तो ऑक्टाहेड्रल का ये डायरेक्ट अपोजिट है। कैसा अपोजिट है? ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर था और T2G नीचे था। ठीक है, CFSE इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे बेटा बताइए, +0.4 डेल्टा T इंटू, ठीक है ना, क्या रहेगा T2G प्लस, ओके 0 प्लस, और ये क्या -0.6 डेल्टा T इंटू EG। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CFSE इज इक्वल टू +0.4 डेल्टा T इंटू A प्लस -0.6 डेल्टा T इंटू B। ओके, ध्यान से देखिएगा, A एंड B समझ लीजिए आप। B नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। तो देखिए A है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और B रहेगा बेटा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला जैसा हमने टेट्रा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़े थे, सेम फॉर्मूला टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी है। ओके, बस यहाँ पर EG नीचे रहेगा और T2G ऊपर चला जाएगा, जो जस्ट अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ओके, तो ध्यान से देखिएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, दोनों में स्प्लिटिंग ज्यादा किसकी रहेगी? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी सर, बताइए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है ना, और वो भी डिपेंड किस पर रहता है? लिगेंड्स पर। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब मैं ये टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे स्प्लिटिंग होगा डी ऑर्बिटल्स का, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रिपल्शन ज्यादा होगा। ओके, समझ लीजिए आप। देखिए ये किसके लिए है? फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये है जो मैं आपके सामने बताया हूं। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ध्यान से देखिएगा बेटा, ओके, ये रहेगा T2G। ओके, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो रहा, ये है बेटा T2G और ये है EG। ओके, ये है dx² माइनस वाई स्क्वायर और ये है dx², ये dxy, dyz, dzx। ठीक है, यहां हमने सेंटर में लगा दिए हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेरी सेंटर। क्या रहेगा? बेरी सेंटर, है ना। अब एनर्जी दोनों का देखिए, बेरी सेंटर से, ठीक है ना,
मतलब बैरी सेंटर से अगर हम नीचे आएंगे और ऊपर जाएंगे तो दोनों का एनर्जी का डिफरेंस सेम रहेगा। तो आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, सी एफ एस ई इज इक्वल टू प्लस 0.4 है ना, डेल्टा टी कॉमन रहने देते हैं हम, डेल्टा टी इंटू ए बोले तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसमें, T2G में कितने हैं बताइए आप, 3 हैं, प्लस है ना माइनस 0.6 इंटू ओके 2 और डेल्टा टी कितना आ रहा बेटे, प्लस 1.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0 है बराबर, वेरी सेंटर से दोनों का एनर्जी का डिफरेंस 0। ठीक है, ध्यान से देखिए यहां पर हमने बता दिए हैं डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल के लिए, या फिर डी क्यू बताते थे हम, 10 डी क्यू ऐसी है ना, T2G नीचे और EG ऊपर, क्यों EG के ऊपर जाता था क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होता था है ना, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर के बीच में। ओके, ये रहेगा बेटा देखिए माइनस 0.4 डेल्टा नॉट और ये रहेगा प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, या फिर ओ ऑक्टाहेड्रल है तो ओ बता देंगे। ठीक है ना, यही डिफरेंस है। ये किसके लिए रहेगा सर, ये रहेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके ठीक है ना, इसमें आपको कोई डाउट है क्या? चलिए ध्यान से देखिए, अब डेल्टा नॉट पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते, ठीक है, कि जिसकी वजह से डेल्टा नॉट का वैल्यू कम भी होगा और ज्यादा भी होगा। ठीक है ना, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डेल्टा नॉट, मतलब दोनों भी, टेट्राहेड्रल भी और ऑक्टाहेड्रल भी। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट हो तो हाई स्प्लिटिंग होगा, हाई स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल का हाई स्प्लिटिंग होगा। अब स्प्लिटिंग ज्यादा अगर हुआ तो इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार होती, जिसे हम पेयरिंग एनर्जी बोलेंगे, है ना, काय में, T2G में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डेल्टा नॉट, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो हाई स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होगा, हाई स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। और अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो ये होगा बेटा लो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कम होगा अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो कहने का मतलब ये है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डेल्टा ऑन, क्या डेल्टा ऑन पर कौन कौन, डेल्टा नॉट बराबर, डेल्टा नॉट पर कौन कौन अफेक्ट करता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो लो स्प्लिटिंग होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो हाई स्प्लिटिंग होगा। ये आपका लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। सेकंड ये है बेटा, देखिए मतलब पहले वाला क्या था कि नेचर ऑफ लिगेंड, सेकंड मैं यहां कर देता हूं ऐसा आपको समझाने के लिए, नेचर ऑफ लिगेंड। ओके, ध्यान से देखिएगा, नेचर ऑफ लिगेंड। सेकंड देखिए, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, अगर मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो तो उसका स्प्लिटिंग भी ज्यादा होता है। ध्यान से देखिएगा, मतलब जिस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका स्प्लिटिंग भी ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बना के देता हूं आपके इस पर से कैसा रहेगा। मींस कहने का मतलब ये है कि स्प्लिटिंग जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय के ऑक्सीडेशन स्टेट के, है ना। देखिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, हायर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बराबर है। मींस देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा मेटल आयन का, ओके, उसका स्प्लिटिंग उतना ज्यादा होता। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल लिखा हूं, Fe डाई पॉजिटिव, Fe
+3 और Fe+6। सेकंड एग्जांपल लिखे हमने Cr+2, Cr+3, Cr+6, Cr+7। ओके, तो हम कंपेयर कर रहे हैं क्या इन मेटल आयन में Fe डाई पॉजिटिव, Fe+3, Fe+6। ओके, इसमें ज्यादा स्प्लिटिंग किसका रहेगा? तो सबसे ज्यादा रहेगा Fe+6, फिर Fe+3, फिर Fe डाई पॉजिटिव, बराबर है। Fe+6 का स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा रहेगा, उससे कम रहेगा Fe+3 का, और सबसे कम रहेगा उसके कंपैरिजन में Fe+2 का। ठीक है ना, सेम मेटल आयन लेके एग्जांपल बता रहा। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूंगा Cr+2, Cr+3, Cr+6 और Cr+7, तो इसमें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग Cr+3 का, फिर Cr+6, सॉरी Cr+7, Cr+6, Cr+3, Cr+2, ये होगा इसका करेक्ट ऑर्डर। मींस ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक स्प्लिटिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्लिटिंग। मेटल आयन का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम ऑफ मेटल आयन, देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच इज स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड? ध्यान से देखिएगा। तो थर्ड पॉइंट ये इसमें, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन रिमेन same, then we considered number of vacant orbital, vacant d orbital। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो उस समय हम मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल को कंसीडर करते हैं। जिसके वैकेंट डी ऑर्बिटल ज्यादा होंगे उसका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ एग्जांपल लिखा हूँ Ti+3 V+2, ओके, ये बी वाला ऑप्शन, और सी वाला है CO+3, ठीक है, और डी है Cu+1। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, क्या इसमें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसका रहेगा? ओके, तो देखिए Ti का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बताया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d2 था, 4s2 था, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यहाँ पर, बताइए आप 3d1 बचा सर। V+2 में 3d3 4s2 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर, बराबर है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, 3d7 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन? 3 निकाल लिए हमने, 6 बचे, ओके, 2 यहाँ के साथ में, इसमें से एक साथ में से, ओके, तो CO+3। अब Cu डाई पॉजिटिव में, Cu पॉजिटिव में ध्यान से देखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 310 4s1, तो ये मैंने निकाल लिया, ये 0 और ये 0। अब बात करें यहाँ पर हम वैकेंट डी ऑर्बिटल किसके ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक डी ऑर्बिटल फील्ड है, वैकेंट 4 है, यहाँ पर 1 2 3 फील्ड है, वैकेंट 2 है, यहाँ पर, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये तो कंप्लीटली फील्ड है, 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा किसका रहेगा? सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग उसका होगा जिसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट सबसे ज्यादा है। कौन सा है? ए वाला ऑप्शन, ओके, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दे रहा मैं आपको, ठीक है ना। फिर कौन सा है? बी, ओके, फिर सी आएगा क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ओके, और सबसे लास्ट में डी आएगा क्योंकि वो कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है ना। ये हाफ फील्ड तो नहीं बोलेंगे इसको हम, ये इनकम्प्लीटली फील्ड, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन हो जाए मेटल आयन का तो वहां पर हम कंसिडर कैसा करेंगे। देखिए, चलिए
एक क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। अगर कॉमन हो जाए, मान लीजिए अगर आपको Ti+3 और CO+3 में स्प्लिटिंग ज्यादा बताना है तो इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा बता सकते हैं क्या आप इसका रिजल्ट? देखिए इससे आएगा क्योंकि वहाँ यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल 4 है और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल अभी नहीं है, ठीक है ना। इस बेसिस पर अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए तो इसको आपको कंसिडर करना है। Ti+3 है ना का स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू CO+3, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब आपको पता है कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट ही तैयार करते हैं, ठीक है, जो हम बार बार पढ़ते हुए आते हैं। अब ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में तो 4 सीरीज है, 3D 4D 5D 6D। 6D का हमारे सिलेबस में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, 3D का है, 4D का है, 5D का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट क्या, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज elements have high splitting, third transition series element have high splitting than second and first transition series, second and first transition series, okay, because third transition series is more diffused, क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ज्यादा डिफ्यूज होती है। तो इस बेसिस पर आप ऐसा बता सकते हैं क्या, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोले तो 5D सीरीज एलिमेंट, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज मींस 4D और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मींस 3D, ओके। देखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का स्प्लिटिंग पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। क्यों? क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का स्प्लिटिंग पावर इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिफ्यूज होता है इसके कंपैरिजन में। मींस 5D मोर डिफ्यूज रहेगा, उससे कम रहेगा 4D और सबसे लेस डिफ्यूज होगा 3D है ना, किसमें, इन ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या डेल्टा नॉट पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं वो मैंने डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले आपको पता है लिगेंड चाहिए, फिर उसके बाद में नेचर ऑफ मेटल आयन, ओके। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा थर्ड वाला जो है, अगर मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, कॉमन हो, तो वहां पर आप कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर कहीं आपको एग्जांपल दे दिया उठा करके, क्या 3D सीरीज से एक एग्जांपल दे दिया, आपको 4D से एक दे दिया, 5D से एक एग्जांपल दे दिया, और आपको ये पूछ रहे क्वेश्चन कि बताइए इसमें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन से कॉम्प्लेक्स करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दे दिया, क्वेश्चन है विच हैव मोर स्प्लिटिंग पावर, ठीक है। ध्यान से देखिए विच हैव मोर स्प्लिटिंग पावर। अब यहां पर आपको ए ऑप्शन दे दिया, ध्यान से देखिएगा CrNH3/6 और 4 दे दिया आपको +3, बी दिया आपको यहां पर देखिए CdNH3/6 और 4 दे दिया +3, और सी PdNH3/6 और 4 दे दिया आपको +3। देखिए अब ये टॉपिक तो ऐसा है, क्या इसको अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट से तो नहीं डिटरमाइन कर सकते, ठीक है ना, और लिगेंड से भी कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए ये काई की एग्जांपल है 5D की, ये 4D की एग्जांपल है 3D। इस बेसिस पर सी जीत जाएगा, फिर बी और सबसे लास्ट में ए। ये हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह हमारा CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड होता है, ठीक है। बाय।